चलिए हम ही शुरू करते हैं। अगर हम कुछ बुझे बुझे दिख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, क्योंकि दिन भर लगातार कार्यक्रम करके मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। नहीं, छोड़ दो। आज सबको पता होगा कि मैं यहाँ पर अजमल बल्खी के प्रचार में आया था। साथ में बाबर खान जी भी मिल गए और हम लोग कई मीटिंग्स में फिर साथ साथ रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ साथ है। अजमल बल्खी जी अभी हाल के दिनों में मुझसे मिलने आए थे और इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि वो अटल विचार मंच के उम्मीदवार होना चाहते हैं ईचागढ़ से। और 2-3 चीज़ों से मैं बहुत इनसे प्रभावित हुआ। नंबर 1 कि नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं। नंबर 2 पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं। आज की राजनीति में इनके जैसे लोगों की कम एंट्री होती है। आज आप जानते हैं कि जो देश की राजनीति है उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी है। और परिवारवाद से मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि बाप का बेटा या बेटी उसके उत्तराधिकारी बनेंगे, बल्कि इसी मुल्क में अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो एक गुलाम वंश भी बना था। गुलाम वंश का भी शासन एक अरसे तक चला था इस मुल्क में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इतिहास के विद्यार्थी रहे उनको याद होगा, वो गुलाम थे। बलबन उसके बाद बने, वो उनके गुलाम थे। उसके बाद 2-3 पीढ़ियां गुलामों की गुलाम वंश चलाती रही जब तक उसका अंत नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज उसी गुलाम वंश की तरह है। परिवारवाद का वो विरोध करते हैं, लेकिन गुलामी के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी रास्ते से भटक गई है। जो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी है थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन नहीं है। और जब हमने इसको महसूस किया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया। आज देश जो है वो एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और अगर उसी गलत दिशा में हम आगे बढ़ते रहे और सरकार बढ़ाती रही तो फिर आने वाले दिन देश के लिए बहुत मुश्किल वाले दिन होंगे। मैं अभी एक सभा में कह रहा था कि हमारा देश जो है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते के जैसा है, जिस गुलदस्ते में नाना प्रकार के फूल लगे हुए हैं। और गुलदस्ता इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें नाना प्रकार के फूल लगे हैं। आज जो कोशिश हो रही है वो हो रही है कि उस गुलदस्ते में एक ही फूल रहे, और वो फूल उसके बाद उसका जो गुलाम है वो उस गुलदस्ते में स्थापित हो। हम लोग इसका विरोध करते हैं।
और इसीलिए मैंने ठाना है कि उम्र दराज होने के बावजूद मैं इस चुनाव में अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि यहां पर जो सेक्युलर ताकतें हैं उनके लोग जीते और उनकी सरकार बने, क्योंकि झारखंड का चुनाव पूरे देश की नजर है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर है, वैसे झारखंड के चुनाव के ऊपर है। अब मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अगर खुदा न खास्ते झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका ऐसा ढिढोरा पीटा जाएगा जैसे एक बार फिर मोदी जी ने विश्व में अपना डंका बजा दिया। तो इसलिए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हराना है। मेरा अपना आकलन ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अब की बार 65 पार, आपको याद होगा, वो लटक गए 25 पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 पार करना झारखंड में मुश्किल लग रहा है। वो जितना भी परिश्रम कर ले, जितने नेता आकर घूम के चले जाए, झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है, जुमलों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है, सोच समझकर फैसला करने वाली है। और जो भी सोच समझकर फैसला करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं सारे वोटरों से ये अपील करूंगा यहाँ पर और पूरे झारखंड में कि वो सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि झारखंड कम से कम सही रास्ते जाए और हम लोगों को वो दुर्दिन नहीं देखना पड़ेगा जबकि बाकी प्रदेशों की तरह झारखंड भी रास्ते से भटक जाए और गलत रास्ते पर चल पड़े। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये, आप बीजेपी मुक्त सरकार की बात कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन दूसरी तरफ आप जिन प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, एक निर्दलीय है, एक एमआईएम से, तो इससे क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे नुकसान नहीं होता है, वोट काटने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनसे नुकसान होता है। मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर कन्विंस्ड हूं कि अजमल बल्खी और बाबर खान दोनों चुनाव निकालने वाले उम्मीदवार हैं, ये वोट कटवा उम्मीदवार नहीं है। सर, अभी तक आरोप जो लग रहा है कि ये लोग चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, वही सवाल आपने रिपीट किया। आप आश्वस्त हैं पूरी तरह इनकी जीत को लेकर? मैं पूरी तरह इनकी जीत को लेकर, नहीं तो 90 साल की उम्र में आज मैं दिन भर इनके साथ इस क्षेत्र में नहीं घूमता। मैं कहता कि मैं हजारीबाग में बैठकर ही स्टेटमेंट इशू कर देता हूं, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैं आया हूं और मैंने जो जमीनी हकीकत देखी है उससे मैं कन्विंस्ड हूं कि ये दोनों उम्मीदवार सीट निकालने वाले उम्मीदवार हैं। अब हार जीत को कोई गारंटी के ले सकता है क्या? कहीं पर भी किसी सीट पर कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उम्मीद हमारी है पूरी कि ये दोनों उम्मीदवार सीट निकालने वाले हैं और बढ़िया से सीट निकालने वाले हैं। इन दोनों की जीतने से सर अटल विचार मंच मजबूत होगी, क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि एआईएमएम भी मजबूत होगा और अटल विचार मंच भी मजबूत होगा और हम एक नई लकीर खींच पाएंगे यहाँ पर। भविष्य में एक अच्छी पार्टी और एक सच्ची पार्टी के रूप में अटल विचार मंच को झारखंड में एक हम नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि अटल विचार मंच के माध्यम से मैं एक तीसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ और मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। यही दो गठबंधन आज पूरे मुल्क में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दो बातें हैं जिसको लेकर मुझे इन दोनों से कहीं ना कहीं मतभेद है।
एक है कि दोनों लगे हुए हैं फ्रीबीज बांटने में। कंपटीशन किस बात की है कि हम तुमको 2000 देंगे तो कोई कहता है हम तुमको 2500 देंगे, हम तुमको मुफ्त में ये देंगे, हम तुमको मुफ्त में वो देंगे। ये जो जुमलेबाजी हो रही है, इसमें कहीं किसी ने बताया कि इसका बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देश के बजट के ऊपर या प्रदेश के बजट के ऊपर। आप जानते हैं कि मैं फाइनेंस का आदमी हूं और सबसे पहली चिंता जो मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूं, कि कोई भी घोषणा करने के पहले ये सोच लो कि इसके संसाधन कहां से आएंगे, कहां से आएंगे। कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सब कुछ मुफ्त में देंगे। आज मैं आपके सामने बैठकर घोषणा करूं कि मैं सबको हर चीज उपलब्ध करा दूंगा, घर दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, फर्नीचर फ्री दूंगा, खाना फ्री दूंगा, दे ही रहे हैं, यातायात फ्री कर दूंगा, कोई नौकरी करने की किसी को जरूरत ही नहीं है, तो ये देश भिखमंगों का देश बनेगा, ऊर्जावान मेहनतकश लोगों का देश नहीं बनेगा, ये भिखमंगों का देश बनेगा। और अभी मोदी जी का एक बयान आया कि उन्होंने गरीबी के ऊपर काबू पा लिया है। देश में गरीबी रेखा के नीचे मात्र 5 करोड़ लोग बचे हैं। तो एक प्रश्न उठता है ना, जो आपको ये पूछना चाहिए, हमको ये पूछना चाहिए कि 5 ही करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा था कि वो खैरात के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा था जो मेहनत कर सकता है उसको मेहनत करके कमाना चाहिए। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं फ्रीबीज के खिलाफ हूं, मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ हूं, क्योंकि यहाँ का नौजवान मुफ्त का भोजन नहीं चाहता है, मुफ्त में कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको क्या उपलब्ध करा दें, रोजगार उपलब्ध कराएं। वो रोजगार करेगा, एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा, तो वो कमाएगा और खाएगा, परिवार का भरण पोषण करेगा। तो मुफ्त की रेवड़ी देकर तो हम उनको भिखमंगा बना रहे हैं ना पूरे देश को, तो हम इसके खिलाफ हैं। और दोनों गठबंधनों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांटता है, तो इसलिए वो हमारा मतभेद है, इसलिए हम बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं। सर, जिस विचारधारा की लड़ाई है और जिस वजह से आप भाजपा से अलग हुए थे, योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। असम के मुख्यमंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि बाबर के वंशज को, बाबर के औलाद को इस देश से लात मार मार कर भगाएंगे। इस पर क्या देखना? देखिए, ये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं वो लोग। हम जब इस तरह के बयानों को देखते हैं तो हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आती है। हेमंत बिश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, अपना सब कामकाज छोड़कर, असम को भगवान भरोसे छोड़कर यहाँ झारखंड में लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ही उद्देश्य उनका है, और वह है किसी तरह कम्युनल पोलराइजेशन हो, सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बंटवारा हो। अगर ये होगा तो वो समझते हैं और गलत समझते हैं कि तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए वो हर जगह आग उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खोज खोज के निकालेंगे, खोज खोज के निकालेंगे ना, निकालेंगे कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेशी को अगर आपने उसकी पहचान भी कर ली तो आप उसको भेजेंगे कहाँ? जरा ये बता दें। आप लोग तो पत्रकार हैं, उनसे पूछिएगा कभी मौका मिले कि पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको भेजेंगे कहाँ? क्या बांग्लादेश ले लेगा? मैं इस मुल्क का विदेश मंत्री भी रहा हूं, क्या वो बांग्लादेश स्वीकार कर लेगा कि हम यहां से बोले कि भाई 2 लाख 5 लाख घुसपैठिए हमारे यहाँ थे, इनको हम भेज रहे हैं, तो वो सीमा खोल देगा, बॉर्डर खोल देगा कि ले आओ, हाँ बहुत खुशी की बात है? ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बदनामी भारत की होगी, कोई लेने वाला नहीं है। बंगाल की खाड़ी में आप उनको डुबा नहीं सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं, तो क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग?
कि चुन चुन कर उनको बाहर करेंगे। ये जुमलेबाजी की हद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, झारखंड के विकास की बात करें तो 24 साल हो गए झारखंड को, लेकिन वो विकास का वो स्तर नहीं दिख रहा है। मैं निराश हूं, मैं इस बात को लेकर बहुत निराश हूं। बहुत उम्मीदों के साथ हम लोगों ने झारखंड का निर्माण करा था। मैं भी पार्टी था, मैं भी लोकसभा का सदस्य था उस समय, और अटल जी की सरकार में झारखंड अलग राज्य का विधेयक आया, पार्लियामेंट में पास हुआ और झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिन उम्मीदों के साथ हमने अलग राज्य का निर्माण किया, वो उस पर हम खरे नहीं उतरे। झारखंड को जितनी तरक्की कर लेनी चाहिए थी, वो तरक्की झारखंड ने नहीं की। झारखंड जब प्रदेश बना था अलग, तो झारखंड एक सरप्लस बजट वाला स्टेट था। आप लोगों को याद होगा, यहीं के मृगेंद्र प्रताप सिंह पहले वित्त मंत्री बने थे झारखंड के, और मैं केंद्र में वित्त मंत्री था। उनसे बातचीत होती थी और इस बात की बड़ी खुशी थी कि सरप्लस स्टेट है, बजट के मामले में सरप्लस स्टेट है, तो ये स्टेट तो बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके सरप्लस खत्म हो गया, घाटे में चले गए, और जिस दिशा को हमको पकड़ना चाहिए था, उस दिशा को हम नहीं पकड़ पाए, और झारखंड जो है वो भ्रष्टाचार का केंद्र बनता चला गया। आज झारखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है भ्रष्टाचार। रोजमर्रे के आधार पर हर किसी के जीवन में आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भ्रष्टाचार से टकराव हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार में, क्योंकि वो पैसे मांगते हैं। तो इस बात को लेकर अफसोस है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक झारखंड या कोई भी प्रदेश या देश आगे नहीं बढ़ सकता है तेजी के साथ। सर, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल में आपका क्या कहना है सर? हमारा स्टैंड है कि ये एक खास समुदाय के साथ छेड़खानी है और कुछ नहीं है, और इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मेरे बगल में अजमल तलखी बैठे हैं और इस तरह बाबर खान बैठे हैं। जब सीए आया था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो मैं अकेला ऐसा आदमी था पूरे देश में जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से काफिला लेके चला, और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए हमने दिल्ली में प्रवेश किया था, सीए के खिलाफ अलख जगाते हुए हर जगह। तो वो इसलिए नहीं किया था कि यहाँ से अजमल उम्मीदवार होंगे या बाबर खान उम्मीदवार होंगे, इसलिए मैंने किया था कि मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है। आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, और इसीलिए एक तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो अटल विचार मंच के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे इसको और बढ़ाएंगे। सर, झारखंड में अटल विचार मंच के कितने प्रत्याशी खड़े हैं? 9 प्रत्याशी खड़े हैं पूरे झारखंड। मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी होती है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग किसी का भी हो, कहीं पर भी हो, वो बिल्कुल गलत है। सड़क पर इंसाफ नहीं होना चाहिए। इंसाफ के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है इस देश में, इंसाफ उसी रास्ते होना चाहिए। सर, चुनावी चक्र में हम लोगों ने बहुत लिखा, बहुत सुना कि समर्थन प्रत्याशियों के लिए समर्थन। आज हम ये सुनना चाहेंगे सर आपसे कि आपके अगल बगल जो आपके प्रत्याशी है और आप बीच में एक अभिभावक के रूप में, हम चाहेंगे ये 2 प्रत्याशियों को आपके तरफ से क्या नसीहत हो कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में या अपने कार्य का निर्वहन कर सके। देखिए, उसमें कोई नसीहत, हम लोग पब्लिक मीटिंग करके आ रहे हैं, और उसमें अभिभावक के रूप में हाँ आपका क्या हाँ नसीहत होगा? वो मैं आगे भी निभाऊंगा। वो ये है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते आप क्षेत्र की सेवा करें। क्षेत्र में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो इन सब की चिंता करें, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करें,
एक तो ये हो गया लोकल लेवल पर। जी। तो हर जनप्रतिनिधि का दो कर्तव्य होता है, एक होता है अपने क्षेत्र के बारे में और दूसरा होता है प्रदेश या देश के बारे में। तो ये जाएंगे चुन के जब झारखंड की विधानसभा में, तो वहां पर अपने क्षेत्र की बात उठाएंगे और साथ ही साथ पूरे झारखंड की भी चिंता करेंगे कि झारखंड प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये इनकी चिंता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। तो ये दो इस तरह की चीजें हैं जो हर जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।